भारत में एक वक्त था जब महिलाओं की हालत इतनी अच्छी नहीं थी और जो जाति सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था अंडर वर्ण सिस्टम। वर्ण और जाति दो अलग चीज़ें हैं, जैसा आप जानते ही होंगे। वर्ण चार हैं और जातियां अनेकों हैं। और लगभग आज से 200-300 साल पहले की ये मैं बात कर रहा हूँ, जब सती सिस्टम इंडिया में चलता था। जो विडो रीमैरिज है उसको बिल्कुल अवॉइड किया जाता था। मतलब कि कब जब कोई विधवा हो जाती थी, जिस लेडी का हस्बैंड मर जाता था, उसको समाज एक तरीके से बहिष्कार कर देता था और उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती थी। इसी सब बैकग्राउंड के बीच, और ख़ासकर दलितों को जो अनटचेबल्स माने गए हैं इंडियन कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग, उनको ना तो मंदिरों में एंट्री थी, ना ही पढ़ने की आज़ादी थी, और उन्हें सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत ही नीचे स्तर पर रखा गया था। तो ये तो था बैकग्राउंड। अब इसी बैकग्राउंड के बाद पैदा होता है भारत में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जिसको इंडियन रेनेसां भी बोला जाता है। जैसा कि फ्रांस में एक बारी, यूरोप में पर्टिकुलरली एक बारी हुआ था, और उसी की तर्ज पर यहाँ भी हम देखेंगे तो इंडियन रेनेसां है, जिसमें काफ़ी सारे लीडर्स आगे निकलकर सामने आए। सोशल रिफॉर्मर्स जिन्हें पर्टिकुलरली कहा जाता है, उन्हीं में से आज जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं सर राजा राम मोहन रॉय जी। जितनी इज्जत दूं उतना कम है, क्योंकि इनके जो काम हैं वो वक्त से बहुत आगे के हैं। और ये तब की बात है जब इंडिया में ये चीज़ इतनी डोमिनेटिंग थी। आप आवाज़ तो बहुत दूर की बात है, आप इसके बारे में सोचना भी एक तरह का अपराध ही समझ सकते थे। तो राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शायद ये पहले रिफॉर्मर थे जिन्होंने ऐसे मूवमेंट की, ऐसी पहल की शुरुआत करी। आज हम इनके बारे में जानते हैं कि कैसे इन्होंने अलग अलग तरह के इश्यूज़ को उठाया, ब्रह्म समाज की एस्टैब्लिशमेंट करी और मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ को इंडिया में लाने की कोशिश करी। एज अ रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉग उन्होंने बात करी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी की, सोशल इक्वालिटी की, और वो मोनोथिज्म में मानने वाले थे। मोनोथिज्म का मतलब है कि एक ही भगवान है जो सबको चला रहा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कई करोड़ों देवी देवता हैं, कई तरह के भगवान हैं, उनका, जिसको हम नॉर्मली पॉलीथीज्म बोलते हैं, उनका कहना था कि ये पॉलीथीज्म नहीं, मोनोथीज्म में विश्वास करो। उनका आप एफर्ट का लेवल देखिए, कि उनकी मेहनत देखिए। उन्होंने वेद और उपनिषद्स को बंगाली में ट्रांसलेट किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए। बंगाल इसलिए क्योंकि आप अगर इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे तो जब अंग्रेज़ भारत में आ चुके थे तो बंगाल एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन चुका था, चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर पॉलिटिकल पावर हो। और बंगाल से ही हमारे चाहे इंटेलेक्चुअल्स हों या फिर फ्रीडम फाइटर्स हों, जैसे कि जैसे सुरेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर जो आर्टिस्ट थे, रविंद्रनाथ टैगोर। एक तरफ राजा राम मोहन रॉय रिलीजन को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू रिलीजन को, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भी ये जातिवाद है या फिर सामाजिक जो इनजस्टिस है वो कहीं ना कहीं अपनी पावर रिलीजन से डिराइव करता है। तो वो चाहते थे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजन के बारे में पहले पता चले, धर्म में आखिर लिखा क्या है, ताकि इन व्यवस्थाओं पर तभी अटैक किया जा सकता है, इन व्यवस्थाओं को तभी बदला जा सकता है जब उससे आ रही पावर को समझा जाए। साथ ही साथ हम उनकी मानसिकता भी इसमें देखते हैं कि वो दोनों ईस्टर्न आइडियाज़ को और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन कर कर एक बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते थे कि दोनों एक बेहतर की तरफ इंसान को ले जा सकें। तो इसी के साथ 1814 में कलकत्ता में उन्होंने आत्मीय सभा की शुरुआत करी, जिसमें वो कास्ट रिजिडिटीज़ के खिलाफ लड़ते थे, आइडोलेट्री के खिलाफ लड़ते थे। आइडोलेट्री मतलब जहाँ आप आइडल्स की पूजा करते हो, मूर्ति की पूजा करते हो, और साथ ही वो मीनिंगलेस रिचुअल्स और जो सोशल इल्स हैं उनके खिलाफ भी वो लड़ते थे। और उनके जो आइडियाज़ और एक्टिविटीज़ थे वो समाज के पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट पर ज़्यादा फोकस थे थ्रू सोशल रिफॉर्म। ऐसा क्यों? समाज में, खासकर इंडियन सोसाइटी में, आप सोशली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, इस बात की 110% गारंटी है। और इसीलिए हमारे भारत के संविधान में भी सबसे पहले
सोशल रिफॉर्म की बातें हुई हैं, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 15 हो या आर्टिकल 16 हो, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, जिसमें जो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उनको अपलिफ्ट करने की बात होती है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। और फंडामेंटल राइट्स एक तरह के पॉलिटिकल राइट्स है। तो जैसे संविधान में हमें ठीक समझ आता है कि जब तक सामाजिक सुधार नहीं हो सकता किसी भी कम्युनिटी का, तब तक वो पॉलिटिकली सशक्त नहीं हो सकती, एम्पावर नहीं हो सकती। और सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ये आज से मैं 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज जहाँ हम एक तरफ बहुत ही छोटे छोटे मुद्दों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वक्त ऐसा था जब लोग, आज जब हम 2026 में बैठे हैं, आज से 200 साल पहले भी हमसे आगे की सोचते थे। और हमारी सोसाइटी वापस से उसी लूप में फंस गई है जब हम उन्हीं दक्यानूसी ख्यालातों में उलझ चुके हैं। इसके बाद राजा राम मोहन रॉय जी का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है भारत की सामाजिक विचारधारा में, वो ये रहा है कि उन्होंने सती सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। सती, जिसमें जब पति की मौत हो जाती थी तो महिलाओं को भी उसी अग्नि में जाकर अपना शरीर का त्याग कर देना होता था, अपनी जान दे देनी होती थी। इस क्रूअल एक्टिविटी, क्रूअल इनह्यूमन प्रैक्टिस के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने आवाज़ उठाई, जिसका रिजल्ट उन्हें आगे जाकर 1829 में मिला, जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट एक एक्ट लॉ लेकर आई और इसको बैन कर दिया गया। तो आपके लिए यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है कि इसी से लगभग 200-300 साल पहले इंडिया में एक जगह और सती सिस्टम को बैन किया गया था। आप मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। क्या ये होना इतना आसान था कि उन्होंने सती इतनी आसानी से बैन करा दिया होगा? ऐसा नहीं है। उनके खिलाफ बहुत आवाज़ें उठी, कई चीज़ें हुई, लोगों ने, मतलब लोग कभी भी अपनी जो सोशल चेंजेस हैं उनको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। लोग एक बारी के लिए हर बार विधायक बदल देंगे, हर बार सांसद बदल देंगे, अपने खाने की चॉइसेस बदल देंगे, अपना पहनने का तरीका बदल देंगे, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं को लोग जल्दी से छूने नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर वो बचपन से डाली जाती है, और बचपन में जब बच्चा एक खाली किताब होती है उसके ऊपर जो लिख दिया गया है उसे बदलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और इसीलिए आज हमारे समाज में जो हमारी पिछड़ी पीढ़ी है, या आज की भी पीढ़ी मैं कहूँगा, या आने वाली पीढ़ी भी, जैसा हम वीडियोस में देखते हैं, जनरेशन्स जो आगे की भी हैं, 14-14 साल के बच्चे कट्टर बनने की बातें करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो आखिर हम ये करते क्यों हैं? क्या हमें फ़ायदा होता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। खैर, उस समय भी ऐसा ही उनके लिए मुश्किल था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय थोड़ा डिफरेंट थे। डिफरेंट इस सेंस में थे कि उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट का सपोर्ट लेते हुए, किताबों को निकालते हुए, ग्रंथों को निकालते हुए उन्हीं से एक्सप्लेन किया कि ये सती की प्रथा किसी भी ग्रंथ में कहीं भी सपोर्टेड नहीं है। राम मोहन रॉय ने एजुकेशन को लेकर भी, मॉडर्न एजुकेशन कंट्रीमैन तक पहुँचे, हर जगह पहुँचे, इसके लिए भी बहुत मेहनत करी। इसके साथ ही वो एक गिफ्टेड लिंग्विस्ट थे। लगभग एक डज़न से ज़्यादा लैंग्वेजेस उनको आती थी, जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू। हम आज लड़ रहे हैं कि कौन मराठी बोलेगा, कौन हिंदी बोलेगा, कौन उर्दू बोलेगा। वो लड़ने की बजाय इन सब भाषाओं को सीख रहे थे। भाषा, आप सबको समझने की ये ज़रूरत है, हम सबको, कि भाषा, लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन करने का ज़रिया है। अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने का एक ब्यूटीफुल तरीका है लैंग्वेज। अदरवाइज हम सब गूंगे होते, फिर ना तो कोई मराठी होती, ना कोई हिंदी होती, ना कोई अरबी होती, ना कोई उर्दू होती। ये भाषाएं बनी हैं अपने अंदर की बातों को कम्युनिकेट करने के लिए। तो ना तो कोई भाषा ऊपर है, ना कोई भाषा नीचे है। भाषा सभी बराबर हैं और हमें सभी लैंग्वेजेस का उतना ही सम्मान करना चाहिए। इनफैक्ट सम्मान और ये सब तो बहुत बात की बात है, हमें सभी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें उस पर्टिकुलर जगह के, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रांस गए हैं और आपको फ्रेंच नहीं आती, तो आप वहाँ पर जाकर हिंदी, मराठी, उर्दू, अरबी तो नहीं बोलेंगे, आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। तो इसको एक प्राइड की तरह ना लेते हुए, इसको एक शर्म की तरह ना लेते हुए, हमें एक नॉलेज की तरह, एक एजुकेशन की तरह हमें इसे लेना चाहिए, खासकर भाषा को। इसीलिए ये हमें राम मोहन रॉय से सीखने को भी मिलता है कि वो भी चाहते तो
किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ते रहते, लेकिन वो जो इस डाइवर्स लेवल पर काम कर पाए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो विमेन का एम्पावरमेंट हो, चाहे वो जो सोशल इल्स हैं उनके खिलाफ वो शायद कभी ना लड़ पाते, या लड़ भी पाते तो हर तरफ हर लोगों तक अपनी बात ना पहुंचा पाते, मगर वो इसीलिए पहुंचा पाए क्योंकि उनको इतनी भाषाएं आती थी। इसी के साथ साथ रॉय ने जो उस समय की ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस थी, मतलब किसानों के ऊपर बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था जो ज़मींदार थे उनकी तरफ से, तो इसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर आवाज़ उठाई और उन्होंने मांग करी कि जो मैक्सिमम रेंट्स हैं वो फिक्स होने चाहिए कि कितना किराया पड़ेगा। उन्होंने डिमांड करा कि जो सुपीरियर सर्विसेज हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि अंग्रेज़ों के स्टार्टिंग टाइम में इंडियंस को किसी भी हायर पोजीशन पर नहीं पहुंचने दिया जाता था। नीचे लोकल लेवल पर आप पुलिस वाला बन सकते हैं, ठीक है, नीचे लोकल लेवल पर आप पुलिस वाला बन जाइए, आप कोई बाबू बन जाइए, ये सब चलेगा, लेकिन जब बात आएगी सिविल सर्विसेज की, जब बात आएगी जुडिशरी की, तो आपको वहाँ जगह नहीं मिलती थी। इसके खिलाफ भी उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि इंडियंस को जगह मिलनी चाहिए सुपीरियर सर्विसेज में, क्योंकि ये उन्हीं का सबसे पहले देश है। और इसी के साथ उन्होंने जो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी की बात करी, जो आप जानते हैं आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इंक्लूडेड है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। और साथ ही साथ जहाँ तक मैं फिर से गलत ना हूँ अगर, ये बहुत ही पुराना और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शायद से मॉन्टेस्क्यू ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इसको इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। कहने का मतलब है कि जो काम करने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, उनको जुडिशरी से अलग होना बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी से अलग होना इसलिए ज़रूरी है कि जो ये काम कर रहे हैं, अगर उनका इन्फ्लुएंस जुडिशरी पर हुआ तो जुडिशरी कभी भी इनको अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर पाएगी। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये 200 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। आज तो हम इस चीज़ पर डिस्कशन ही नहीं करते हैं मोस्टली लोग, आज तो हम फालतू चीज़ों में उलझे हुए हैं, मगर ये 200 साल पहले की थॉट्स हैं। अच्छा, क्या राजा राम मोहन रॉय की जर्नी इतनी आसान रही होगी? जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल नहीं थी, और उनके प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन झेलना पड़ा ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स से, जो रूढ़िवादी पुराने ज़माने की सोच रखते हैं उन लोगों से उस टाइम पर, जैसे कि राजा राधाकांत देव, जिन्होंने इनके खिलाफ धर्म सभा बना दी और इनके जो भी आइडियाज़ थे, थॉट्स थे, उनके अगेंस्ट वो खड़े हो गए। मगर अफसोस के 1833 में राजा राम मोहन रॉय इस दुनिया को और इस देश को छोड़कर चले गए। तो ये तो थी राजा राम मोहन रॉय की कहानी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या सीखने को मिला, और आज ऐसे राजा राम मोहन रॉय क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? आज हर चीज़ में सिर्फ राजनीति क्यों है? आज बदलाव की बात क्यों नहीं होती? थैंक यू।